नमस्कार विद्यार्थियों। कल क्लास में जैसे पढ़ रहे थे कि जो फीडिंग स्टफ्स यानी जो खाद्य पदार्थ हैं, पशुओं के काम में आने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो कल हमने इनके बारे में चर्चा की थी कि दो प्रकार के खाद्य पदार्थ मुख्यतः हैं। एक तो है चारा रफेज और दूसरा है दाना मिश्रण कंसंट्रेट। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने से पहले जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन जर्मनी के विंडी स्थान के ऊपर दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके उन्होंने एक अपना जो पशुओं के जो खाद्य पदार्थ हैं, फीड्स हैं, उनके जो तत्व हैं उनके लिए अलग से उन्होंने टर्मिनोलॉजी जो वो दी है। उन्होंने इन जो तत्व हैं उनको प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नाम दिया और उनका जो प्रयोग है वो क्या कहलाया है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस कहलाया है। प्रोक्सीमेट एनालिसिस उन्होंने विभिन्न अध्ययनों के द्वारा विभिन्न प्रयोग किए, पशुओं के जो काम आने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उन पे विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और उन्होंने जर्मनी के विंडी नामक स्थान पे और पशुओं के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर जो उपस्थित तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको निम्न भागों में बांटा जिन्हें उन्होंने प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नाम दिया। कौन कौन से? सबसे पहला जो है हम देखें, पहला है क्रूड फाइबर, क्रूड फाइबर। दूसरा जो है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। तीसरा है क्रूड प्रोटीन। चौथा है ईथर एक्सट्रैक्ट। पांचवा है टोटल ऐश और छठवां है जल पानी वाटर। तो इन्होंने जो है सारे जो तत्व हैं उनको ये टर्मिनोलॉजी काम में लेके पशुओं के खाद्य पदार्थों के लिए ये टर्म्स जो है वो काम में ली और ये ही आजकल जो प्रयोग की जा रही है। ठीक है, उन्होंने इन्हें प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नाम दिया और ये 6 प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल बताए पशुओं के खाद्य पदार्थ में: क्रूड फाइबर, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट, टोटल ऐश एंड वाटर। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, जैसे कि उन्होंने जो टोटल नाइट्रोजन है खाद्य पदार्थ के अंदर उपस्थित जो टोटल नाइट्रोजन है उसको 6.25 से गुणा किया तो उन्होंने कहा कि ये टोटल के आगे टोटल क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन का मतलब है कि प्रोटीन के साथ साथ जो दूसरे नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन सब्सटेंस है वो भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने ईथर के अंदर खाद्य पदार्थों को घोड़ा, तो ईथर के साथ में जो खाद्य पदार्थ घुल गए उन्हें क्या कहा, इन्होंने ईथर एक्सट्रैक्ट कहा। ठीक है, देन उन्होंने क्रूड फाइबर है उसको सेपरेट किया और जो बाकी जो बचा उसको इन्होंने कहा कि विदाउट नाइट्रोजन का और ईथर एक्सट्रैक्ट से घोलने के बाद में जो बचा उसको नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट नाम है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें कि दोनों जो हैं ये एक्चुअल में क्या है, क्रूड फाइबर एंड नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्लस जो जल में घुलनशील विटामिन है उनका अवयव है। इसके अलावा प्रोटीन जो है उसको हम इसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन में प्रोटीन के अलावा नाइट्रोजन जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है वो सब्सटेंसेस भी सम्मिलित होती है। ईथर में मुख्यतः क्या है, वसा घुलती है और साथ ही साथ जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो सम्मिलित होते हैं। और टोटल यानी इन्होंने 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए मफल फर्नेस में
जो खाद्य पदार्थ है उनको जलाया, जलने के बाद में जो राख बची है, ऐश बची है, उसको इन्होंने टोटल ऐश नाम दिया। तो जलने के फलस्वरूप जितना भी कार्बन है वो तो सारा जल गया और बचा क्या सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, खनिज लवण। तो खनिज लवणों को हम किसके इक्विवेलेंट मान लिया, टोटल ऐश के इक्विवेलेंट मान लिया। और जल जो है वो पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो गया, पानी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो 6 अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल दिए गए, क्रूड फाइबर, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट, टोटल ऐश एंड वाटर। इनको समझ लेना आपको। ठीक, अब क्रूड फाइबर क्या है? क्रूड फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार से कह सकते हैं, जिनका आहार नाल के एंजाइमों के द्वारा पाचन नहीं किया जा सकता। तो इनका पाचन किनके द्वारा होता है? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवियों के द्वारा। ठीक है, और वो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? जैसे रूमिनेंट्स पशु हैं उनके रूमन में रहते हैं, और जो नॉन रूमिनेंट्स पशु हैं उनके सीकम भाग के अंदर ये सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, तो वहां उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका पाचन होता है क्रूड फाइबर का। और ये जो है वो आहार नाल के जो एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा उनका पाचन नहीं किया जाता। ठीक है, तो इन्हें जल में अघुलनशील क्रूड फाइबर को जल में अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट भी सामान्यतः कहा जाता है, जिनका आहार नाल के द्वारा पाचन नहीं होता। और जो आहार नाल के द्वारा पचा लिए जाते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट किस श्रेणी में आते हैं? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन में सम्मिलित है। क्रूड प्रोटीन में प्रोटीन प्लस साथ ही साथ जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस है वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ईथर एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर वसा तथा वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनके वो सम्मिलित होते हैं। और टोटल ऐश के अंदर क्या है? जो खनिज लवण है वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब देखो 2-3 टर्म्स आपको और देखनी। एक तो ड्राई मैटर, ये वर्ड ध्यान रखना है। ड्राई मैटर क्या आता है? शुष्क पदार्थ। शुष्क पदार्थ से तात्पर्य ये है कि किसी भी खाद्य पदार्थ से जल को निष्कासित करने देने के बाद में जो भाग बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क पदार्थ। ठीक है, किसी खाद्य पदार्थ से जल निष्कासन के पश्चात बचा शेष भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई मैटर। कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको 100 डिग्री से ऊपर हम ओवन के अंदर गर्म करेंगे, गर्म हवा के अंदर रखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो उससे क्या होगा? पानी तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, उसके अंदर जितना भी पानी होगा, और बचेगा क्या? शुष्क पदार्थ। शुष्क पदार्थ से तात्पर्य ये सभी खाद्य पदार्थों से संबंधित है। ऐसा नहीं कि हम ड्राई, जैसे अभी पढ़ेंगे रफेज, ड्राई रफेज से तात्पर्य नहीं, शुष्क पदार्थ का तात्पर्य किसी भी जो खाद्य पदार्थ है उसमें से जल को निष्कासित करने के बाद में जो बचता है उसको हम बोलते हैं ड्राई मैटर। अब देखो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, एक टर्म ये भी ध्यान रखनी है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। कुल पचित पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व, डाइजेस्टिबल यानी पचित, कुल पचित पोषक तत्व। ये क्या होता है? पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो एक्चुअल में एनर्जी प्रदान करते हैं, वो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। और यहाँ पे हम बात करें तो कौन कौन से? ये वाले क्रूड फाइबर, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट। ये ऐश से किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी आपको नहीं मिलती, पानी से किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये पोषक तत्व है। और इनमें से भी डाइजेस्टिबल, जैसे जितना क्रूड फाइबर खाया उसका जितना डाइजेस्टिबल हो गया उसको हमने बोल दिया डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, प्लस डाइजेस्टिबल NFE, प्लस डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, और प्लस डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट। ये जितने खा रहे हैं उनका जितना भाग डाइजेस्टिबल हो रहा है उन सबको मिलाकर हम क्या बोल देंगे? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट का
क्या फॉर्मूला है, TDN बराबर DCF प्लस DNFE प्लस DCP प्लस DEE। और ईथर जो एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या होती है, वसा, और वसा से जो प्राप्त ऊर्जा है वो सामान्य और जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसकी अपेक्षा लगभग 2.25 टाइम ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, लगभग 2.25 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.25 से, ठीक है। तो इसलिए TDN का फॉर्मूला क्या है, TDN या टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट है, TDN बराबर DCF प्लस DNFE प्लस DCP प्लस DEE इंटू 2.25, ये इसका फॉर्मूला होता है। TDN का टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट बराबर डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर प्लस डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट प्लस डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन प्लस डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट, और ईथर एक्सट्रैक्ट डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट को हम 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वसा से प्राप्त जो ऊर्जा है वो लगभग 2.25 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उनसे लगभग 4 किलो कैलोरी जो है एनर्जी प्राप्त होती है, जबकि वसा से जो है नियर अबाउट 10 किलो कैलोरी, यानी इससे लगभग 2.25 गुना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है कि क्रूड फाइबर क्या होता है, TDN क्या होता है, क्योंकि अभी हम जैसे पढ़ने वाले हैं रफेज और कंसंट्रेट, तो उनमें ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं उनको काम में लिया जा सकता है पशुओं के खिलाने के लिए, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं मुख्यतः, एक तो है चारा रफेज और दूसरा है दाना मिश्रण कंसंट्रेट, ठीक है। रफेज है, रफेज के अंदर क्रूड फाइबर जो है वो 18% से ज्यादा होता है और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट है वो 60% से कम होता है, ठीक है। ये हमने जो चारा है उसके अंदर जो क्रूड फाइबर है, यानी जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आहार नाल के द्वारा नहीं पचाए, आहार नाल के एंजाइमों द्वारा नहीं पचाए जा सकते, उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो कुल 25 पोषक तत्व है आहार के अंदर, कुल 25 पोषक तत्व है वो कितने होते हैं, 60% से भी कम होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे 10 किलो चारा खिला रहे हैं तो 10 किलो में से बचेगा कितना, 6 किलो से कम ही बचेगा, यानी ये मान के चलो 5 किलो ही बच रहा है। 5 किलो तो क्या है, सीधा गोबर के द्वारा बाहर निकल रहा है, उसका तो पाचन भी नहीं हो रहा है। यानी इस 10 किलो में से कितना पचा पा रहे हैं पशु जो है वो 5 किलो का पाचन जो है 5 किलो बचता है, 5 किलो जो है गोबर के रूप में बाहर निकलता है। और दाना मिश्रण में क्या है, जो क्रूड फाइबर है उनकी संख्या है कम है, 18% से कम होती है, और जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट है यानी जो TDN वैल्यू है वो 60% से अधिक होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो दाना मिश्रण है वही मुख्य रूप से पोषण का कार्य करते हैं। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि पशुओं में उत्पादन से संबंधित बात करें, हम दुग्ध उत्पादन करना है तो उनको क्या देना आवश्यक होता है, चारे के साथ साथ में फंटा या दाना मिश्रण देना आवश्यक होता है। यदि दाना मिश्रण हम पशु के आहार में नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा, दूध उत्पादन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो TDN है यानी पोषक तत्व हैं वो उतनी मात्रा में मिल नहीं पाएंगे और पशु का उत्पादन है वो कम में हो जाता है, ठीक है। अब इनमें देखेंगे हम कौन कौन से जो पदार्थ हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रफेज की। चारे को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो होगा सूखा चारा, चारा जो खिलाते हैं वो एक तो क्या होता है, सूखा होता है, ड्राई रफेज, और एक है नम चारा यानी जिसमें नमी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, सक्यूलेंट रफेज। तो सूखा चारा है उसमें हम बात करें तो उसमें 18 से 20% से कम नमी होती है। नमी की मात्रा कितनी होती है, 18% से कम नमी होती है।
और जबकि इसमें जो नमी है वो 20% से अधिक नमी होगी। ठीक है, तो पशुओं को जो हम चारा खिलाते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार का है, एक तो है सूखा चारा, एक है नम चारा। ठीक है, नम चारे में जैसे नाम से स्पष्ट नमी की मात्रा ज्यादा होगी, सूखे चारे में नमी की मात्रा कम होगी। शुष्क चारे में हम मुख्यतः दो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, एक तो है स्ट्रा जिसको हम बोलते हैं भूसा, और दूसरा एक है हे। ठीक है, स्ट्रा एंड हे, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही सूखा के बनाए गए चारे हैं। ठीक है, स्ट्रा क्या होती है? स्ट्रा कोई भी अनाज वाला जो पादप है होता है उसमें से अनाज लग जाएगा, अनाज को अलग करने के पश्चात में जो उसका तना शेष बचता है उसको काट कर जो काम में लिया जाने वाला चारा है उसको हम क्या बोलते हैं? भूसा बोलते हैं। जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं का ये पादप है, ये गेहूं की बाली लगी, ठीक है, गेहूं लग गए। अब इनको गेहूं को तो हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया और जो नीचे जो तना बचा है, शेष जो तना बचा है वो क्या कहलाता है? स्ट्रा कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये के अंदर जब फूल आएंगे और बीज पड़ने से पहले ही हम इसको क्या कर लेते हैं? इसको काट लेते हैं, उसको काट कर सुखा लिया जाता है और इसको हम क्या बोलेंगे? हे बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रा और हे में क्या फर्क होता है? स्ट्रा में तो जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ज्यादातर बीजों के अंदर, जैसे हमने गेहूं बाजरा जो एक्सट्रैक्ट किया है उसके अंदर चले गए ज्यादातर पोषक तत्व, और जो शेष बचा हुआ तना है उसमें ज्यादा पोषक तत्व नहीं रहते। जबकि हे के अंदर क्या होता है? ये पत्तियां और तने के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, अब ये दोनों ही हे और स्ट्रा दोनों ही या तो लेग्यूमिनस हो सकते हैं, यानी दलहनी, ये नॉन लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस या नॉन लेग्यूमिनस दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी दलहनी और अदलहनी। दलहनी का मतलब दाल वाले, ठीक है, जैसे कि ग्वार का चारा है, ग्वार का जो भूसा होता है वो जो हो गया, चना जो है उनका जो चारा है वो हो सकता है, मूंगफली का जो चारा है, ये इनमें क्या है? थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनसे प्राप्त होता है। और जो नॉन लेग्यूमिनस है जैसे कि बाजरा का चारा है, ठीक है, इसके अलावा गेहूं का चारा जिसको हम सामान्य भाषा में तूड़ी जो बोलते हैं, गेहूं का चारा हो सकता है। ठीक है, ज्वार का चारा, ये जो नॉन लेग्यूमिनस है इनका जो चारा है वो नॉन लेग्यूमिनस एडल्हनी कहलाएगा। ठीक है, और लेग्यूमिनस पादपों से प्राप्त जो चारा है वो लेग्यूमिनस स्ट्रा कहलाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हे भी लेग्यूमिनस हो सकता है या नॉन लेग्यूमिनस। इनमें यहाँ पे बेसिक ये फर्क समझना आपको कि लेग्यूमिनस स्ट्रा यानी कि बीज, एक्सट्रैक्ट बीज निकाल लिए उसके बाद के जो तना बचा है उसको हम स्ट्रा बोल रहे हैं, और बीज पड़ने से पहले अगर हम उसको काट रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं? हम हे बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें नम चारे की। नम चारे के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? इसके अंदर जो सम्मिलित हैं वो एक तो है हरा चारा, हरा चारा फसलें। तो कुछ ऐसी चारा फसलें होती हैं जो कि हम पशुओं के चारे के लिए उगाते हैं, जैसे कि बात करें हम रिजका, ठीक है, इसके अलावा कांसली जो है, इसके अलावा कुछ घासें हैं जैसे सूडान ग्रास है, नेपियर घास है, ये जो है ये मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए ही उगाई जाती है। ठीक है, तो ये चारा फसलें जो हरी अवस्था में हम इनको देते हैं, चारा फसलें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के चारागाह, बारिश के सीजन में जो भी हमारे चारागाह होते हैं, जो खुले खेत होते हैं या जोहड़ जिनको बोलते हैं, वहां पे क्या होता है? छोटी छोटी घास उग जाती है और वो भी क्या है? नम चारे का एक भरपूर स्रोत होती है। इसके अलावा पेड़ों की पत्तियां, ये भी नम चारे की तरह कार्य करती हैं। जब हमारे पास में हरा चारा अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, एक सीजन जैसे इंटरमीडिएट सीजन इस प्रकार से आएगा जब लगभग फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में, वहां पे क्या होता है? हरा चारा जो है वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरे नए चारे की बुआई जब हम करते हैं उसके बीच का जो पीरियड है
उस पीरियड के अंदर हरे चारे की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, तब हम पेड़ों की पत्तियों को हरे चारे के रूप में, जैसे कि हम आड़ू है, आम की पत्तियां हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो खेजड़ी की पत्तियां हैं उनको हम नम चारे के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी रूट्स हैं विभिन्न प्रकार की, ठीक है, जिनको खाने के काम में जैसे लिया, जैसे गाजर, मूली, ये जो हैं इनको भी हरे चारे के रूप में काम में लिया जा सकता है। गाजर हो गया, सलजम होगी, ठीक है, ये भी जो है नम चारे के रूप में इनको काम में लिया जा सकता है। और एक जिसका नाम है पढ़ेंगे आगे, साइलेज। ये क्या होता है, नम चारे को नियंत्रित किण्वन के द्वारा इसको संरक्षित रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइलेज, ठीक है। तो ये जो है सकुलेंट जो रफेज है, यानी नम चारे के प्रकार हैं। हरी चारा फसलें खिला सकते हैं हम, ठीक है, चारागाह या पेड़ों की पत्तियां या जो रूट्स हैं उनको या साइलेज को नम चारे के रूप में काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी क्या क्या चारा जो है हम पशुओं को जो है वो खिला सकते हैं, किस किस रूप में होता है वो, और कौन सी कैटेगरी का होता है, लेग्यूमिनस या नॉन लेग्यूमिनस किस प्रकार का है, वो ध्यान में हमें रखना है। इसके बाद में बात करें दाना मिश्रण, तो दाना मिश्रण को भी हम क्या है दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो है प्रोटीनियस, यानी प्रोटीन बहुलता वाला दाना मिश्रण, प्रोटीन रिच कंसंट्रेट। इनमें क्या होती है, जो क्रूड प्रोटीन है उसकी मात्रा जो है वो 18% से ज्यादा होती है, ठीक है, प्रोटीन रिच कंसंट्रेट। और दूसरे हैं ऊर्जा बहुलता वाले दाना मिश्रण, एनर्जी रिच कंसंट्रेट, यानी जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है वो अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो प्रोटीन रिच कंसंट्रेट, उसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा 18% से ज्यादा होगी, और एनर्जी रिच कंसंट्रेट है उनमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, 18% से कम होगी। और क्रूड प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो खाद्य पदार्थ है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको 6.25 से गुणा करके हम क्रूड प्रोटीन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन रिच कंसंट्रेट क्या क्या कहलाते हैं हम, इनको भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो जो है वेजिटेबल सोर्स वाला, यानी जिनका सोर्स क्या है, किसी पादप के रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें हम बात करें तो मुख्यतः जो काम में लेते हैं वो है खल, ऑयल केक्स, विभिन्न प्रकार की खली जो है, खल क्या होती है, जैसे जो तिलहनी जिससे तेल निकलता है, ऐसे पादपों से तेल निकालने के पश्चात जो शेष भाग बचता है, जो अवशेष बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मूंगफली की खल हो गई, सरसों की खल हो गई, बिनोला की खल हो गई, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की खल जो है वो पशुओं के खाद्य पदार्थ के रूप में और प्रोटीन रिच ये होती हैं, ठीक है। इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन जो क्रूड प्रोटीन का लेवल है इनका लगभग 35 से लेकर 50% तक क्रूड प्रोटीन लेवल होता है। तो ये मुख्य स्रोत के रूप में, और ये वेजिटेबल सोर्स से यानी कि जो पादप स्रोत से प्राप्त होने वाली मुख्य प्रोटीन रिच कंसंट्रेट है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो दाल चूरी हैं, जैसे चना चूरी, मूंग चूरी, ग्वार चूरी, ये विभिन्न प्रकार की जो चूरीज हैं ये भी प्राप्त जो इनके प्रोटीन रिच कंसंट्रेट के रूप में काम में पशुओं को खिलाई जा सकती है, ठीक है, काम में ली जा सकती है। तो जो भी दाल फैक्ट्रीज हैं उनमें दाल के जो पल्सेज हैं उनको निकालने के पश्चात जो ऊपर का उनका छिलका होता है, जो छोटे मोटे टुकड़े बचते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम चूरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दाल चूरी है, ये भी प्रोटीन रिच कंसंट्रेट होते हैं, हाई प्रोटीन रिच कंसंट्रेट है। इसके अलावा हम देखेंगे जो एनिमल सोर्स है, यानी जो पशुओं से प्राप्त स्रोत से प्राप्त जो प्रोटीन रिच कंसंट्रेट है, उसके अंदर हम बात करें तो जैसे कि इसमें बात करेंगे मीट
मीट के जो अच्छे टुकड़े हैं उनको निकालने के पश्चात जो स्क्रैप बचते हैं उनको सुखाकर और उनको पीस कर मीट मील तैयार किया जाता है, और ये डॉग्स के लिए खाने के रूप में या जो आपके सुअर हैं उनके खाने के रूप में वो काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा फिश मील, मछलियाँ हैं, उनके भी जो स्क्रैप्स हैं उनको भी काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड मील, पशुओं को स्लॉटर करने से जो खून होता है उसको कलेक्ट करके उसको सुखा के और उसको भी इसके अंदर जो फीड के अंदर मिला के और प्रोटीन रिच कंसंट्रेट के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो ये एनिमल स्रोत से, पशुओं से प्राप्त होने वाले एनिमल प्रोटीन रिच कंसंट्रेट, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम जो एनर्जी रिच कंसंट्रेट है। एनर्जी रिच कंसंट्रेट में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं? जो विभिन्न प्रकार के ग्रेन्स हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, ठीक है, इसके अलावा ज्वार हो गई, जौ हो गई, ये विभिन्न प्रकार के जो ग्रेन्स हैं, मक्का हो गया, जो ज्वार, इनको ऊर्जा युक्त दानों के रूप में, हम दाना मिश्रण के रूप में, एनर्जी रिच कंसंट्रेट के रूप में इनको काम में लिया जाता है। इसके अलावा मोलासेस यानी जो गुड़ है, शुगर फैक्ट्री का जो उप उत्पाद है मोलासेस, उनको भी हम जो है एनर्जी रिच कंसंट्रेट के रूप में काम में ले सकते हैं, ऊर्जा के उत्पाद के रूप में काम में ले जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रान यानी जो जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में चापड़, ब्रान, तो जो ग्रेन की फैक्ट्रियां हैं यानी गेहूं की जैसे फैक्ट्री है, उसमें आप गेहूं का बीज निकालने के बाद में उसका जो छिलका है, उसके जो टुकड़े हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रान बोलते हैं। तो उन ब्रान हैं, इनको भी एनर्जी रिच के काफ़ी कंसंट्रेट के रूप में काम में लिए जाते हैं और पशुओं को के आहार के रूप में इनको प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो चारा और दाना मिश्रण है उनके प्रकार देखें कि कौन कौन से प्रकार हम पशुओं के खाद्य पदार्थ के रूप में काम में ले सकते हैं, और जो लोकेलिटी होती है यानी जो स्थान होता है उसके आसपास जो नियर बाई में जो मिलने वाले जो भी विभिन्न प्रकार के घासें हैं, शुष्क चारे हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, ठीक है, वहाँ पे मिलने वाले जो भी तिलहनी पादपों से प्राप्त खली हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई स्लॉटर हाउस है या मीट इंडस्ट्री है, वहाँ से मिलने वाले जो एनिमल सोर्स से प्राप्त प्रोटीन रिच कंसंट्रेट हैं, वहाँ उगने वाली जो फसलें हैं उनसे प्राप्त जो दाने हैं, इन सब को जो है पशुओं के खाद्य पदार्थों के रूप में जो लोकेलिटी के हिसाब से मिलने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो है पशुओं के खाद्य पदार्थों के रूप में इनको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको, रफेज, कंसंट्रेट और इनका जो क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण है, ये ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त हम ने जैसे चर्चा की थी कल की, एक तो मिनरल मिक्सचर, इसके अलावा हम इनमें ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा फीड एडिटिव्स, ये भी इनको आहार के रूप में और अतिरिक्त दिए जा सकते हैं, ठीक है।